हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज यूनिट 7 यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट जितनी कहानी लगी हुई हैं अपने सिलेबस में उनको एक एक कहानी हम देखते हैं एक वीडियो में। आज का क्रम है दूसरी कहानी का, लेकिन उनसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कहानी है उनका प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम वो देख लेते हैं। पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें। पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1921, जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित है। दूसरी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, 1904 प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुलाई वाली कहानी 1907 प्रकाशन वर्ष, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 और 8 दोनों माना जाता है। जो आपके एग्जाम में हो आपको उसी में टिक करना है। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, 1907 आएगा या तो 8 आएगा। और जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। कहानी नंबर 5 है कानों में कंगना, 1913 प्रकाशन वर्ष है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। ये जो PDF है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहानी नंबर 7 है उसने कहा था, 1915 प्रकाशन वर्ष, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कहानी 7 है आकाशदीप, 1928 या 29 प्रकाशन वर्ष है। इसकी पत्रिका नहीं दी हुई है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कहानी है 8वीं अपना अपना भाग्य, 1929 या 31 माना जाता है इसका प्रकाशन वर्ष। जो भी हो आप देख लीजिएगा, 1929 या 31 विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ईदगाह कहानी 1933 प्रकाशन वर्ष, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। गंगरीन कहानी, जिसे गंगरीन या रोज कहते हैं, 1934 में प्रकाशित हुई है। राही 1947 में प्रकाशित हुई है। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। राही हंस पत्रिका। सिक्का बदल गया कहानी नंबर 12 में आती है, 1948 प्रकाशन वर्ष, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कहानी है परिंदे, 13 नंबर पे परिंदे। जो कहाँ से परिंदे लिख कर है तो उसमें 1957 या 60 टिक करना है। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। जब परिंदे कहानी पूछे तो 1957 टिक करना है। जब परिंदे कहानी संग्रह पूछे तो 1960 टिक करना है। कोसी का घटवार कहानी 1957 या 58 प्रकाशन वर्ष, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कहानी 15वीं है लाल पान की बेगम, 1957 प्रकाशन वर्ष, कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। राजा निर्बंसिया 1957 या 58 में प्रकाशित हुई है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी है 1958 प्रकाशन वर्ष, अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। पिता कहानी 1965 प्रकाशन वर्ष है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर प्रकाशन वर्ष है 1970। अमृतसर आ गया 1973 प्रकाशन वर्ष है। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ये कहानी हम देख चुके हैं। अब हिंदी कहानी में जितने राइटर लगे हैं उनका हम जीवन काल क्रम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी ऑर्डर जितने कहानीकार के कहानीकार हैं, लेखक हैं, सब पूछता है। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माधव राय सप्रे प्रकाशन जन्म है वो 1871। प्रेमचंद 1880। राजेंद्र बाला घोष 1882। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883। जयशंकर प्रसाद 1889। राधिका रमण सिंह का जन्म है 1890। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904। जैनेन्द्र का जन्म है 1905। अज्ञेय का 1911। भीष्म साहनी 1915।
फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932 जन्म है। ज्ञान रंजन का 1936 में जन्म हुआ है। आगे देखते हैं हम पूरी लाइन बाय लाइन कहानी पहले पढ़ लेते हैं, फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट फिर पढ़ेंगे। आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की जो कहानी है। देखते हैं लाइन बाय लाइन कहानी हम पूरी पढ़ेंगे। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियाँ, सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर और एक गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उसने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुलाओ। जो पत्नी है, ये जो अपनी साली को बुला रहा था जिसका नाम सीता था, उसकी आयु थी 10 वर्ष, याद रखिएगा। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? क्यों भला? आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसे ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना हो ही नहीं सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यही बात है, कल जो चाहे करावें। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं। जरूर है कि उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौके में पूड़ियाँ काढ़ रही थी, कितने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। मैं बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। नवल मजाकिया किस्म के थे। जब पूड़ियाँ निकाल रही थी तो उन्होंने कहा था कि बुआ जी देखो, ये तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा ले रही है। तो बुआ ने तो हंसी में कह ही दिया कि चलो खाने के लिए ही आई है, लेकिन जब मैंने खाया नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा ये मजाक। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती हो? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो नहीं खाती, पूड़ियाँ क्यों खाने लगेगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी दे की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अब बताया जा रहा है कि जो पुरुष थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था बंसीधर। इलाहाबाद के रहने वाले थे। बनारस में उनकी ससुराल थी। स्त्री को विदा कराने ससुराल में आए थे। ससुराल में एक साले और सास के सिवा और कोई नहीं। एक साले
और साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं। ध्यान रखिएगा, बंसीधर के नवल किशोर दूर के ममेरे भाई हैं, नोट कर लीजिएगा। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो गालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोती रही। बंसीधर की पत्नी का क्या नाम है? जानकी देई। अब आगे दिए हुए हैं कहानी में। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को भी याद दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। स्टेशन जाने का समय क्या था? 1 बजे, नोट कर लीजिएगा। या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वालों के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन पात्र का उल्लेख है दुलाई वाली कहानी के अंतर्गत, देख लीजिए। है सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के वाले की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का सामान, सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, याद रखिएगा गाड़ी वाले ने कितना रुपया मांगा था किराया? 1.5 रुपया। तब बंसीधर ने कहा चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम कुछ। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी देई की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आँखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। हो सकता है पूछ ले, आजकल यूजीसी कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है कि जानकी देई की रुलाई कहाँ तक पहुँचते पहुँचते बंद हुई। सिकरौल स्टेशन। ध्यान दीजिएगा। दोनों चुपचाप चले आ रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछताव से उठे। इक्के वाले ने के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है। देसी धोती से लेकर यहाँ तक दाम लगेगा सही तक। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती है, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले अगर मैं 1.5 दर्जे का टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथासमय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। क्या पार कर? राजघाट पार कर। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी कोट गठरी संभालने लगे। रेल देवी जी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता में से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। फिर भीतर घुसकर एक डिब्बे में को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी कि लो बोला था कि दोस्त ने कहा है कि आओ साथ चलेंगे, नहीं आए। जानकी के ताना लगेगा, डर था बंसीधर को।
पर अब सोचने का समय नहीं, रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। जनानी गाड़ी में वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डेढ़े का था, पर डेढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 स्त्री पुरुष थे। ध्यान दीजिए, जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में कुल मिलाकर कुल 10-12 स्त्री पुरुष ही थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी का स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर की सब देखते हैं। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में तो अभी देरी है। चलने की झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था, यानी बंशीधर को भूख लगी थी। इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धुलकर एक खोंचे वाले से थोड़ी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठे आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधियाई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियाँ नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर सेम बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डेढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। चाहते तो जानकी देवी के पास बंशीधर बैठ जाते उसी डिब्बे में, लेकिन सोचते उसके पास जाऊंगा तो ताने मारेगी, क्यों बैठूं उसके साथ। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक पेड़ देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा कि इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर स्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा महिलाएं, ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही, आइलेन हो देखो रोवल कर थईन। ये बात हो रही है बिहारी लगभग भाषा है इसमें, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर काशी की बनारस से बात की जा रही है, तो बनारस के साइड में गया लगता है, वहाँ पर स्त्रियाँ लगभग बिहारी ही बोलेंगी। दूसरी स्त्री बोली, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली फिर बोली, दूर बौरही ई जनानी गाड़ी थेड़े हैं। दूसरी फिर बोली, तौ हो भलू तो कहू। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्ज़ापुर चढ़ी हो न। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली महिला बोली, हट हम पूछला न, हम कहा कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद से। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइयाँ, इलाहाबाद में किस गांव की हो। फिर पहली स्त्री बोलती है, अरे नाही जनलूँ, प्रयाग जी हाँ, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। नहीं जानती हो प्रयाग, जहाँ इंसान प्रयाग मकर नहाने जाता है। फिर दूसरी स्त्री बोलती, भला प्रयाग जी काहे न जानी थी, ले कहें कि नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहा चुकी हैं। ऐसा हो सोमवारी और गहन दका लाग रहा, तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहें। पहली स्त्री बोलती है, आवे जाए के तो सब औते जाता बटले बाटेन, फुन यह साय तो बिचारे विपत में न पड़ल बाटली ते हम। पंचा हई राजघाट
टिकस कटौली मोगल के सराय उतर ली हो दाना पुन चढ़ ली है। दूसरी बोली, ऐसे एक दाई हम आवत रहें, एक मिली औरों मेरे मोरे संघे रहीं, दकौनो टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से कि जुर तईहें गड़ियाँ खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया खड़ी। अरे तनिक खड़ी कर भला, गड़िया दहिनाती काहे खड़ी के होए। पहली स्त्री कहती, मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो खड़ी कहूँ खड़ी होल। पहली स्त्री कहती, भला किसी के चिल्लाने से रेल खड़ी होती है। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक एक से अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगीं। बीच बीच में अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बायन का नाही हे साहेबुआ, सुन तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले, अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रह लेना, फरागत के बदे उतर लेना। चौथी बोली, हम तो इनके संगे के आदमी के देखो ना कि कहूँ गया। चौथी कहती, हम तो इनके साथ में जो आदमी है उनको देखा ही नहीं कि किधर गया। तीसरी बोलती है, हम देखे रहली हो मजेक टोपी दिहले रहलेन को। छोड़ो ये सब गांव की स्त्रियां हैं, आपस में बात करती रहती हैं उस डिब्बे में। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही नाही भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाए, तो दुनिया चलत बसे बाए इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती कि उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासी छींट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने मुँह खोला। का भैया जो केहू बिना टिकट के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। का भैया, यदि कोई बिना टिकट के आता है तो उसको सजा होती है। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलेन और अपुआ तौन टिकट ले के चल दिए। ऐसा तो नहीं कि पत्नी को बिठा दिया और अपना बिना टिकट के ही चल दिए हों। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीन कर अफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसने तो खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उस ट्रेन में एक लाठी वाला भी था, वो कहने लगा कि बंसीधर तो पूरा रात में ये जी दुलाई वाली स्त्री है जो ओढ़े बैठी है, इसकी पूरी जेवर लेके छीन के भाग जाएंगे, क्या उसमें मेरा भी साझा होगा। इस बात पर बंसीधर से क्रोध में से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को भी एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिन्हें उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, वह किसी बहाने से भाग गई।
अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइज से में घर से निकले हैं। एक के बाद दूसरी आफत में फंसे चलते आ रहे हैं। इतने में अपने सामने दुलाई वाली को आते देखा तो उन स्त्रियों को कहाँ ले गई। इतना कहना ही था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। यानी जो दुलाई वाली बूढ़ी स्त्री जो ट्रेन में बैठी थी वो और कोई नहीं, बंशीधर के दोस्त ममेरे भाई नवल किशोर ही थे। अरे यह क्या सब तुम्हारी ही करतूत है। मैं अब समझा कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वह कहाँ गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठे हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। यह तो कहो कि तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से ही, बल्कि मुगल सराय से ही तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। जब तुम मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा और सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ सो माफ़ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना? थे हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बधुओं में हंसी खूब हो रही थी। जानकी कह रही थी कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ही ऐसी होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। यह कहानी बंग महिला की है, जो मैंने पूरी कहानी आपको लाइन बाई लाइन पूरी पढ़कर सुनाई है और भी सामने आप देखते भी चले हैं। आगे की इस कहानी की दुलाई वाली कहानी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो दृष्टि वाली बुक में दिए हुए हैं। देख लेते हैं एक बार। देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो दृष्टि वाली बुक में लगा हुआ है। दुलाई वाली कहानी जो बंग महिला की है। दुलाई वाली का प्रकाशन 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। दुलाई वाली बंग महिला की अन्य जो कहानी है, कुंभ में छोटी बहू 1906, भाई बहन 1908, दालिया 1909, हृदय परीक्षा इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। थोड़ा सा PDF ब्लर है तो माफ़ करिएगा। बंग महिला जन्म 1882 में हुआ है। पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख हैं। इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रतिपाद देख लीजिएगा इसका एक बार। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश पर आधारित कहानी है। बनारसी शौक और बोली का समावेश है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण किया गया है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण इस कहानी में किया गया है। 2 मित्रों के हंसी मजाक एवं व्यवहार का चित्रण है इस कहानी में। दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो गालिब हैं। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है ये कोटेशन के रूप में कहानी में क्वेश्चन में पूछा जाता है। मुख्य पात्र इसके देख लेते हैं हम एक बार। वंशीधर जो जानकी के पति हैं, नवल किशोर के मित्र हैं। नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह भी है। नवल किशोर पात्र हैं, बंशीधर के घनिष्ठ मित्र हैं, विनोद प्रिय हैं, खूब हंसी मजाक करने वाले हैं। कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे। वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें भी ट्रेन में साथ में मिले। नवल किशोर कट्टर स्वदेशी हैं, याद रखिएगा। जानकी पात्र हैं जो वंशीधर की पत्नी हैं। उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था, सिर्फ मजाक नहीं पसंद करती हैं।
याद रखिएगा। पारंपरिक भारतीय नारी हैं, ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे की बात की गई कि ससुराल की विदाई में कैसे रोती हैं वो। गौड़पात एक बार देख लेते हैं दुलाई वाली कहानी के। नवल किशोर की बहू, सीता जानकी की बहन, कहारिन जानकी मायके की नौकरानी। कहारिन है ट्रेन में 2-3 महिला सहयात्री थी। कहानी में जो स्थलों का नाम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दशाश्वमेध घाट जहाँ नहाने गए थे वहाँ की बात की गई है। गोदौलिया, बनारस, कलकत्ता, मुगलसराय, इलाहाबाद, प्रयाग। विशेष देख लेते हैं दुलाई वाली, अर्थात एक प्रकार का चादर चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पूछ ले दुलाई का क्या अर्थ है, यानी जो घूंघट ओढ़े जो महिला बैठी थी दुलाई वाली। दुलाई से तात्पर्य घूंघट से है। यथार्थ चित्रण, पत्रानुकूल भाषा, स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। बनारस बोली के संवाद, ट्रेन में औरतों के कदम कहानी में मिठास बढ़ा देते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशन देख लेते हैं इस कहानी के कि अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो रोवल करथन। इनका आदमी साथ में नहीं, देखो कैसे रो रही है। प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला। प्रयाग जहाँ आदमी मकर यानी जो नहाने जाया जाता है वहाँ की बात की गई है। नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा पर देश में ही रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और भी उनकी राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। बंग महिला, पहली वो मेहरुआ बड़ी उजबक रहला, भले केहू किसे चिल्लाए से रेवलू काही कहूँ खड़ी होला। पहली पत्नी की जो कोटेशन पूछा जाएगा कि पहली महिला को क्या कह रही थी कि क्या किसी के चिल्लाने से कहीं रेल खड़ी हो जाएगी। बड़ी पागल वो महिला थी जो चिल्ला रही थी, उसकी बात कर रही थी, एक एग्जाम्पल दे रही थी कि हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए खड़ा छोड़ा किसी बहाने भाग गई। तू ही इन स्त्रियों को कहाँ ले गई, इतना कहना था कि दुलाई वाली मुंह खोलकर खिलखिला उठी। दुलाई की बिसात ही कितनी, यानी मुझे घूंघट खोलने में समय ही कितना। नवल किशोर की ये पंक्ति है। अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। ये पंक्ति किसकी है, जानकी देई यानी बंसीधर की पत्नी की बात है। तो आज मैंने दुलाई वाली कहानी लाइन बाय लाइन और इम्पॉर्टेंट फैक्ट सभी कंप्लीट करवा दिए हैं जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में अगली कहानी करेंगे। हम 2 कहानी कंप्लीट कर चुके हैं, अगले लेक्चर में और कहानी आगे करेंगे लाइन बाय लाइन। धन्यवाद।